चुप रहा करवा टेंशन। कहाँ तक हो गया था? संगम युग स्टार्ट करना है ना। विदेशी आक्रमणकारी हम लोग पढ़ चुके थे। इसके पहले जो वंश था शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन और चेदी राजवंश। देखो बताओ, चेदी राजवंश ये खत्म हो गया था हम लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़े थे। विदेशी आक्रमणकारी में कौन कौन सा था? तो फर्स्ट हमारा कौन होता है? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। लेके जाओ उसको, ले जाओ ऊपर, ऊपर जाओ। फर्स्ट हमारा होता है इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। सेकंड कौन होता है? सेकंड शक। शक को 4 भागों में कहीं कहीं देता है 5 भागों में बटा गया था। फिर इसके बाद शक के बाद पहला, और पहला के बाद जो आता है कुषाण। कुषाण में सबसे शक्तिशाली पूछा जाएगा कनिष्क। सिल्क मार्ग पर नियंत्रण करने वाला बोला जाएगा कनिष्क। और कनिष्क ने कौन सा संभव चलाया था? देखो स्पिरिट खत्म करवाओ। कनिष्क ने बोलेगा कि कौन संभव चलाया था? शक संभव चलाया था। एक होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? विक्रमादित्य 4 ने किया था। सभी विदेशी आक्रमणकारियों को हटा दिया था। लेके जाएंगे रे, सभी विदेशी आक्रमणकारियों को हटा दिया था। ठीक है, तो विक्रम संवत जारी करता है। जो हम त्योहार मनाते हैं वह किस पर आधारित होता है? विक्रम संवत पर। किस पर आधारित होता है? विक्रम संवत पर, विक्रम संवत पर। चलिए, तो ये सब हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसका रिवीजन भी बहुत सारा कर दिया गया है, 2-3 बार रिवीजन हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं संगम काल में, संगम युग में। संगम मतलब क्या होता है? पहले एक वर्ड है संगम, और संगम मतलब होता है मिलान, मेल मिलाप। ठीक ना? संगम मतलब होता है मिलन। तो संगम यानी मिल मिलाप। और संगम की बात की जाए तो हम लोग बात करेंगे इसमें 3 राजवंश के बारे में। जब भी ये भारत का मैप होता है ना, ये भारत का मैप, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं तो बताया गया है आप लोगों को मैप में, ये जो होता है नीचे केरला की जैसा, ये बताया जाता है केरल। क्या है? केरल। ये हमारा जस्ट ऊपर होता है हमारा तमिलनाडु होता है। तो बस इस तरफ जो है, इस जो संगम काल चलेगा, इसमें हम यहाँ पर सिर्फ वर्णन करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे जितने भी राजवंश होंगे, राजवंश जितने भी दक्षिण भारत के होंगे, संगम काल में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ये चेर आ जाता है केरल में। कौन राजवंश आता है? चेर। चेर जो होता है कहाँ पर आता है? केरल में। चेर कहाँ पर? केरल में। और ये चोल जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है तमिलनाडु का ऊपरी क्षेत्र में। और ये जो होता है पांडव, ये जो होता है तमिलनाडु के निचली क्षेत्र में आ जाता है। तो संगम काल में जब हम देखेंगे तो इन 3 राजवंशों को ही हम लोग देखेंगे। कौन कौन? चेर, चोल, पांडव। चेर, चोल, पांडव, इन राजवंश को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर, ये जब विदेशी आक्रमणकारी खत्म हो गए तब ये वंश नहीं स्टार्ट हुआ। हमारा ये पैरेलल चल रहा है। उधर पाटलिपुत्र जो है मगध साम्राज्य, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य चल रहा है, पुष्यमित्र शुंग आ रहा है, स्टार्ट था ना मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। तो ये सब पैरेलल चल रहा है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ ये राजवंश स्टार्ट हो रहा है। ये नहीं कि सब खत्म हो गया तब ये स्टार्ट हो रहा है, वो भी चल रहा है, लेकिन नीचे पर कब्जा नहीं था मगध साम्राज्य को, तो नीचे यहाँ पर ये चल रहा है सब। देखिए चेर जो होगा, चेर केरल में हो जाएगा, पांडव जो होगा तमिलनाडु के निचली क्षेत्र में, और चोल जो हो जाएगा तमिलनाडु के ऊपरी क्षेत्र में। अब यहाँ पर सिंबल पूछता है, तो चेर राजवंश का जो सिंबल होता है, याद रखिएगा, तीर धनुष होता है। क्या होता है? तीर धनुष। चेर राजवंश का जो सिंबल होता है क्या होता है? तीर धनुष। पांडव की बोला जाएगा तो ये मछली हो जाएगा। पांडव क्या हो जाएगा? मछली। और चोल का बोला जाएगा तो इसका हो जाएगा बाघ। याद हो गया? चेर का क्या हो जाएगा? तीर धनुष। ठीक है ना? चेर का क्या हो जाएगा? तीर धनुष, ये सिंबल हो जाएगा। ठीक ना? उसके बाद चोल बोला जाएगा तो उसके लिए बाघ हो जाएगा, और पांडव बोला जाएगा तो उसके लिए मछली। याद रखिए, चेर र इसमें आ रहा है, और उसमें भी दूसरा वर्ड र आ रहा है, तीर। चेर तीर।
चेर तीर, याद होगा नहीं? तो चेर राजवंश का क्या था? तीर धनुष। चेर केरल, इसमें भी सेकंड पर आ रहा है नहीं, केरल चेर तीर, केरल चेर तीर। तो केरल में चेर राजवंश था एक्टिव और इसके सिंबल पूछा जाएगा तो हो जाएगा तीर धनुष। ठीक है, अब यहाँ पर पांडव राजवंश देखते हैं तो तमिलनाडु के निचली क्षेत्र पांडव और इसकी हो जाएगा मछली। याद रखिएगा अधिकतर ब्राह्मण लोग जो होते हैं मुर्गा मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पांडे जी क्या करते हैं? मछली खाते हैं। याद रखिए पांडे जी मछली। तो पांडव राजवंश का क्या हो जाएगा सिंबल? मछली। और चोल का क्या हो जाएगा? बाघ। चोल का बाघ, चोल का चलो याद रखिए ऐसे चोर चोरी करके भाग जाता तो क्यों लिख देता? बाघ लिख देता। तो चोल का बाघ, चेर का तीर धनुष, पांडव का मछली। याद होगी नहीं सिंबल? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो संगम काल में हम इन्हीं तीनों राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए संगम काल क्या था? तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसको संगम काल बोलते हैं, संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक ना, संगम साहित्य से ही हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि यहाँ ये राजवंश था। ठीक ना, संगम शब्द का अर्थ बताइए अभी। गोष्ठी या परिषद होता है, गोष्ठी या परिषद, संगम का अर्थ ये होता है जिनमें तमिल कवि एक एवं विद्वान जो होते थे एकत्रित होते थे। संगम जैसे अभी हम लोग लुसेंट चला रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये हम संगम कर रहे हैं किसका? लुसेंट का। बिल्कुल उसी तरह दक्षिण भारत में कुछ कवि जो थे, ठीक ना, जो सुनने वाले थे, जो कवि थे, वो सब एक जगह बैठते थे, अथवा जो लेखक थे एक जगह बैठते थे और बैठकर कुछ चर्चा करते थे। वहीं को और उसी चर्चा को कहा गया संगम काल। क्या कहा गया? संगम काल। जो भी संगम होता था वहां पर जब, तो जो भी कोई लेख लिखता था, अपना कविता लिखता था, अपनी कहानी लिखता था, वो लेकर वहां पर जाता था, ठीक ना, और वहां पर सबको सुनाता था, प्रस्तुत करता था। और जब स्वीकृति से प्राप्त हो जाती थी, अगर जो कोई हेड होता था उससे हो गया स्वीकृति प्राप्त किया अच्छा है, तब उसको क्या किया जाता था? प्रकाशन किया जाता था, प्रकाशित किया जाता था बुक बना के। प्राचीन परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांडव राज्यों के संरक्षण में कुल 3 संगम के आयोजन किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और संगम साहित्य का अगर संग्रह लगभग पूछा जाए तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा संगम साहित्य का ये काल पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ठीक है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ये होता है हमारा संगम साहित्य का संग्रह। ठीक है, संगम साहित्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। संगम साहित्य को कितने भागों में? देखिए इसमें जो नाम है अच्छी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि नाम इसके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको। ठीक है, तो संगम साहित्य को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? 3 भागों में। फर्स्ट नाम सुनिए, पुथुपाती। फर्स्ट नाम हमारा है, संगम साहित्य को भागों में बांटते हैं तो पथु। सेकेंड हमारा हो जाएगा इथुथुको, नाम। इथुथुको और हमारा पदिनेन कलिंकु, पदिनेन किलकनकु। ये हो जाएगा। तो हमारा संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा कि संगम साहित्य को जो भी प्राप्त है संगम साहित्य उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पुथुपाती, इथुथोके और पदिनेन कलिंकु। ठीक है, देखिए ये जो होता है इससे 3 भागों में बांटा गया है। और इस संगम साहित्य में बात की जाए पुथुपाती में तो 10 गो संग्रह आता है। कितना संग्रह?
10 गो बुक का जो है संग्रह किया जाता है। इथु थोके में 8 गो किया गया है। याद रखिए कि इसमें कितने बुक शामिल है, तो याद रखिएगा 8 10 गो। पुथुपाती में इथु 8, इथु मतलब 8, इथु थोके में 8 गो संग्रह शामिल किया गया है। तो याद रखिए पुथुपाती, इथु थोके और पदिनेन। पथ इत पदिनेन, पथ इत पद, याद रखिए पथ इत पद, पथ इत पद, पथ इत पद। तो पथुपति, इथुथैके, पदिनेन, करेंक्यू। संगम साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। अगर बोले जाएगा कि संगम कितना हुआ था, तो संगम जो है 3 गो संगम हुआ था। कितना संगम हुआ था? 3 गो संगम हुआ था। काबुल तो कितना संगम? 3 गो संगम। प्रथम संगम की बात की जाए तो मदुरा में हुआ था, जिसको मदुराई बोलते हैं। प्रथम संगम मदुरा, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। कब हुआ था? तो 4440 वर्ष पहले। अभी जो ईस्वी चल रहा है, इसे कितना वर्ष पहले? 4440 साल पहले। कहाँ पर हुआ था? मदुरा। कहाँ पर? मदुरा, जिसको अभी मदुराई बोलते हैं, मदुरा में। दूसरा संगम कपाटपुरम, दूसरा का कपाटपुरम, दूसरा का कपाटपुरम, और तीसरा का मदुरा। तो मदुरा मदुरा, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कहाँ पर? मदुरा में। और सेकंड जो है कपाटपुरम, सेकंड कहाँ पर? कपाटपुरम पर। अगर प्रथम की बात की जाए तो 4440 साल पहले, 4440 साल पहले। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त्य ऋषि। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि। दूसरा का बोलेगा कि अध्यक्षता किसने किया था? कब हुआ था? तो याद रखिएगा 3700 साल पहले। कितना? 3700 साल पहले कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पर? कपाटपुरम में। ये इसके भी अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो सेकेंड हमारा हुआ था, जो सेकेंड संगम, ये जो काल हुआ था हमारा, सेकेंड संगम का जो मिल गए यहाँ पर, सेकेंड जो दूसरा संगम हुआ था हमारा, दूसरा का जो संगम हुआ था, ठीक है, संगम युग में, तो ये हुआ था 3700 साल पहले। लेकिन इसके अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि। और एक और नाम रखिएगा, तोल्कापियम। कौन? तोल्कापियम। अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि और इनके जो शिष्य थे तोल्कापियम। कौन? तोल्कापियम। क्योंकि दूसरे संगम जब हो रहा था तो यहाँ पर अगस्त्य ऋषि की मृत्यु हो जाती है। अगस्त्य ऋषि की क्या होती है? मृत्यु। जब सेकंड हो रहा था तब। और फिर इसके बाद कौन अध्यक्ष बनते हैं? तोल्कापियम। तो दूसरा का अध्यक्ष में 2 गो याद रखिएगा। दूसरा का जो संगम हुआ था उसमें 2 गो अध्यक्ष, दूसरा का संगम में 2 गो, दूसरा का संगम में 2 गो। पहले का संगम कहाँ पर? पहले का संगम मदुरा, पहले का संगम मदुरा। 3 गो 440, 3 गो 440, 4440 साल पहले, 4440 साल पहले। फिर दूसरा का बोला जाएगा तो 3700 साल पहले। कहाँ पर यह हुआ था? कपाटपुरम। दूसरा का कपाटपुरम, दूसरा का कपाटपुरम। और तीसरा का फिर कहाँ पर हुआ था? मदुरै। पहिलका के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। पहिलका के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। दूसरा का बोलेगा अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियम। अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियम, क्योंकि अगस्त्य ऋषि की उस समय क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब कौन आ गए? तोल्कापियम। और बोला जाएगा कि तमिल व्याकरण तोल्कापियम कि ये रचनाकार है तोल्कापियर। देखिए तोल्कापियम नहीं, तोल्कापियर। ये क्या हो जाएंगे? तोल्कापियर, तोल्कापियर। और तोल्कापियम अगर लिख दीजिएगा, तोल्कापियम, तो ये इनकी रचना हो जाएगी। तोल्कापियर की रचना क्या हो जाएगी? तोल्कापियम। तोल्कापियर की रचना क्या हो जाएगी? तोल्कापियम। और ये तमिल व्याकरण है। तोल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। और ये अध्यक्ष कौन होते हैं सेकंड में? अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियर। आइला समझ में कुछ? बोलो।
पहल का 4440 साल पहले, दूसर का 3700 साल पहले और तीसर का 1850 साल पहले। 4440 साल, 3700 साल, 1850 साल। पहला बोलेगा मदुरा, पहला बोलेगा मदुरा, सेकंड बोलेगा कपाटपुरम, सेकंड, थर्ड बोलेगा मदुरा, थर्ड बोलेगा बोलना तो मार थप्पड़ उलट जीवे। फर्स्ट के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि, फर्स्ट के अध्यक्ष अगस्त ऋषि, सेकंड का अध्यक्ष अगस्त ऋषि और उनके शिष्य तोल्कापियर। और तोल्कापियर ने क्या लिखा है? तोल्कापियम। तोल्कापियम क्या है? तो तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण। तीसरा के अध्यक्ष कौन थे? नहीं क्यों बताओ। तो तीसरा के जो अध्यक्ष थे याद रखिएगा नकीरर, नकीरर, नकीरर। तीसरा का अध्यक्ष नकीरर। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए, कवि और विद्वानों के परिषद को क्या कहा गया? संगम कहा गया, अभी बताया गया है। सर्वप्रथम सती सती के प्रारंभ में शैव संत नैनार तिरुनाबुक रसु अपार ने किया था। संगम शब्द का यहां पर बोल रहा है कि प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा कि बोल रहा है कि इसमें 7वीं सदी में प्रारंभ में शैव संत नैनार, शैव संत बताया गया था। शैव जो धर्म था 4 भागों में बांटा गया था ना। कौन कौन? कपालिक, कालामुख, पशुपत, लिंगायत। लेकिन और भी बताया गया था कि नैनार और एगो, तो नैनार जो होता है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, इधर दक्षिण भारत में हमारा शैव धर्म अपनाने वाले को नैनार कहा जाता था। तो ये नैनार शैव संत थे। कौन? तिरुनाबुक। कौन? तिरुनाबुक, तिरुनाबुक शैव संत थे, नैनार थे। और इन्होंने इस संगम शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था इन्होंने? संगम शब्द का प्रयोग। इलांगो कृत शिल्पाकादिरम। देखिए यहां पर इलांगो द्वारा एक लिखा गया है शिल्पादिकारम। याद रखिएगा कौन सा? शिल्पादिकारम। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिए। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम ये तमिल जनता के राष्ट्र काव्य के रूप में जाना जाता है। क्या है? राष्ट्र काव्य के रूप में ये तमिल जनता के लिए जाना जाता है, शिल्पादिकारम। और इसके बोला जाएगा कि ये किसने लिखा है? तो इलांगो। किसने लिखा है? इलांगो। किसने लिखा है? इलांगो। किसने लिखा है? इलांगो। क्या? शिल्पादिकारम। शिल्प है ना, देखना बार खपर शिल्पादिकारम किसने लिखा है? इलांगो। किसने लिखा है? इलांगो। अब ये देखिए, तमिल जनता के लिए राष्ट्र काव्य के रूप में इसे माना जाता है। तमिलनाडु में इस बुक का जो है काफी ज्यादा महत्व है, यू नो। इसे तमिल के महाकाव्य कहा जाता है। शिल्पादिकारम को क्या कहा जाता है? तमिल का महाकाव्य। इसका अर्थ होता है शिल्पादिकारम का अर्थ होता है पायलों की गीत। इसका अर्थ होता है पायलों का गीत। याद रखिएगा, पायलों का गीत किसे कहा जाता है? शिल्पादिकारम। किसने लिखा था? इलांगो। किसने लिखा था? इलांगो। इसमें जो है 30 गो सर्ग है। कितना सर्ग? याद रखिए 30 सर्ग, मतलब चैप्टर होगा 30 गो। 30 गो क्या है? सर्ग है, जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। और यह बौद्ध रुझान वाला, इसकी बोला जाएगा कि किस धर्म के प्रति? तो बौद्ध धर्म के प्रति इसमें रुझान देखा गया है शिल्पादिकारम में। इसमें शिल्पादिकारम में देखिए, इसमें एक स्टोरी की चर्चा की गई है। क्या किया गया है? स्टोरी की चर्चा किया गया है। और स्टोरी में 3 गो इंपॉर्टेंट किरदार है। ये तो समझ में आ गया ना, केरोला चेरोला। देखिए ये जो स्टोरी है इसमें 3 गो किरदार है। फर्स्ट हमारा कोअलन। फर्स्ट कौन है हमारा? कोअलन। फर्स्ट है कोअलन। सेकंड कौन है हमारा? सेकंड है कणगी। सेकंड कौन है? कणगी। और हमारी थर्ड की बात की जाए तो थर्ड कौन हो जाएगी? माधवी। थर्ड कौन हो जाएगी? माधवी। ठीक है।
इस कहानी को थोड़ा अच्छी तरीके से समझिएगा। ये शिल्पाधिकारम कहानी है और ये पायलों का गीत इसको बोला जाता है, इसको लिखे हैं इलांगो ने। अब इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, कोलन जो होता है एक व्यापारी होता है। कोलन क्या होता है? एक व्यापारी होता है और ये काफी आयास टाइप का होता है थोड़ा, ठीक ना, नच दिखावा। तो ये क्या था? थोड़ा अयास टाइप का व्यापारी था और ये जो था नृत्य देख रहा था। क्या देख रहा था? नृत्य देख रहा था, डांस। और इसमें डांसर कौन थी? माधवी। डांसर कौन थी? माधवी। और इसकी पत्नी कौन होती है? कोवलन की। कोवलन की पत्नी कौन होती है? कणगी। कोवलन की पत्नी कौन होती है? कणगी। और कोवलन जो होता है कणगी से विवाह करता है, लेकिन ये जो होता है कोवलन काफी अयास टाइप का था और व्यापारी था, तो इसके पास धन मन की कमी नहीं थी। तो ये जो था डांस देखने के लिए, शादी के बाद भी डांस देखने के लिए कहाँ जाता था? माधवी के पास। और माधवी जो होती है इससे जितना भी इसके पास धन होता है सब ले लेती है, ठीक ना। जब तक पैसा रहे तब तक तारा के जबरदस्त हीरो बन रहा बाबूजा, लेकिन जस्ट पैसा खत्म हो गया, लात मार की वजह से भगाई, चल भागी जैसे। अब यहाँ पर लात मारती है, तब ये जाता है, कोलन जो होता है फिर कहाँ जाता है? कणगी के पास। फिर बताया जाता है कि कणगी जो होती है पतिव्रता नारी होती है, ये ठीक ना, अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती थी, ये पतिव्रता नारी होती थी कणगी। और फिर कोलन जब इसके पास जाता है तो इससे थोड़ा ये कोमल हृदय की थी, बोले कि ठीक है तुम आ गए हो तो चलो अब हम लोग एक नया जीवन फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लोग जो होते हैं कहीं दूर चले जाते हैं। अभी एक बारे में अभी ना बताओगे, ठीक है। बताया जाएगा कि कोलन जो होता है चोल का होता है और ये माधवी जो होती है पांडव की होती है। बताया जाता है कोलन कहाँ की? चोल की। और ये माधवी जो होती है पांडव की। अब यहाँ पर ये दोनों जब मार के लात भगाती है तो ये जाते हैं अपने पत्नी के पास, कणगी के पास। और फिर जब पैसा खत्म होता है तब ये लोग जाते हैं कहीं और, चोल से आ जाते हैं फिर कहाँ पर? पांडव जो राजवंश था इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं? कि हमारी एक क्या हो? नई शुरुआत हो। और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। लेकिन पैसा था उसके पास? सब पैसा तो कहाँ दे दिया था? नचनिया के, माधवी को दे दिया था सब पैसा। तो कणगी जो होती है बोलती है कि मेरे पास एक पायल है। क्या बोलती है? पायल। पायल टाइप का, कुछ काड़ा टाइप का होता था पहले, तो वो जो होती है इसको देती है। किसको? कोलन को। अब ये कोलन जो होता है ले जाता है जौहरी के पास, वहाँ पर पांडव वंश में, और दिखाता है। तब ये जौहरी जब देखता है इसको तो राजा को सूचित कर देता है, जो पांडव के वंश के जो राजा थे उसको सूचित कर देता है कि महाराज जो आपकी रानी का पायल भुलाया था ना, उसी टाइप का पायल जो है मिल गया है, वही पायल एक लेकर जो है आया है, आइए आप लोग जल्दी उसको पकड़िए। मतलब जो पांडव के राजा थे उसके रानी की पायल बिल्कुल इसी तरह थी जैसे कणगी का पायल था, सेम टू सेम। और जो रानी थी उस पर बताया जाता है कि जो पांडव की रानी थी उस पर मोतियों का, लेकिन इस पर बहुत सारे अलग अलग रत्न जड़े थे, कणगी के जो पायल था, लेकिन बिल्कुल सेम दिख रहा था। फिर राजा जो होते हैं ये कोलन को अपने दरबार में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी रानी का पायल चुरा लिए हो, और बिना इससे कुछ जवाब मांगे ही इसको फांसी दे दी जाती है और कोलन जो होता है मर जाता है। अब कणगी जो होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और जाती है उसके दरबार में और बोलती है कि अगर मैं सच में पतिव्रता नारी हूँ तो पूरे ये जो राजवंश है सबका सब विनाश हो जाए और सिर्फ बच्चा छूट जाए और ब्राह्मण, ठीक ना। ये कहानी बताई जाती है कि बच्चा और ब्राह्मण को छोड़कर जितने भी इस देश में लोग हैं सब क्या हो जाए? भस्म हो जाए। अगर रियल में मैं पतिव्रता हूँ तो, और पूरी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहाँ पर पूरा आग लग जाता है और पूरा खत्म हो जाता है साम्राज्य। सारा कहानी समझ में? नहीं तो कोई कोई बोलता है कि ये कणगी जो थी यहाँ से ये चली जाती है चेर राजवंश में चली जाती है, और चेर राजवंश के सेन गुटवन जो होता है
के पास ये अपनी व्यथा सुनाती है और सेनगुटवन जो होता है कणगी प्रथा स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से कणगी जो होती है क्या हो जाती है, एक पूजने वाली देवी के रूप में माने जाने लगती है और लक्ष्मी जी का एक रूप माना जाता है इनको। अरे समझ में, कणगी, ये कहानी समझ में आ गया। तो कोलन क्या था, एक व्यापारी था। कोलन क्या था, व्यापारी था। कहाँ का था ये, चोल का। कहाँ का था, चोल का। किससे प्रेम करता था ये, माधवी से। माधवी क्या थी, एक नृत्यांगना थी, डांसर थी। लेकिन इसकी पत्नी कौन थी, कणगी। क्वेश्चन पूछता है सब, कहानी कथा वाला ना, कहानी हिस्ट्री का कहानी है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो कोलन की पत्नी का नाम कणगी, कोलन की पत्नी का नाम कणगी, कोलन की जो डांसर थी क्या थी, माधवी, ठीक है। और ये जो और सब कहानी आप लोग बताए, ये पायल भुलाया था, तो पायलों का गीत कहा जाता है शिल्पा दिकारम को। शिल्पा दिकारम को क्या बोला जाता है, पायलों का गीत। लिखा है कौन, इलांगो। कौन है लिखा, इलांगो। इसे तमिल में बहुत ज्यादा फेमस ये बुक है, तमिल का साहित्य कहा जाता है इसको, ठीक है। राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। कोई दिक्कत इतना समझ आ जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर इसमें बोला जाएगा स्वर्ग कितना है, तो 30 को याद रखिएगा। कितना स्वर्ग, 30 को। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतल सतनार ने मणिकमैले की रचना की। मदुरा में बौद्ध धर्मावलंबी एक व्यापारी थे, नाम अजीब अजीबा ना, शीत लय सतनार, शीत लय सतनार ने मणि मैकले की रचना की। मणि मैकले की रचना बोलेगा, मणि मैकले की रचना किसने की, शीत लय सतनार, शीत लय सतनार। इसमें भी 30 गो सर्ग है, जैसे शिल्पाधिकारम में कितना, 30 गो, और इसमें भी 30 गो, मणि मैकले में भी। इसमें जैन प्रभाव भी है। ये बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी ने लिखा है, लेकिन इसमें जैन धर्म का जो प्रभाव है वह भी दिखा जाता है। इसमें राजकुमार उदय कुमार एवं मणि मैकले की प्रेम की कहानी है। इसमें जो अभी कहानी आप लोग देखे थे ना, कोवलन और माधवी के बीच, अरे कहानी देखे थे ना, उन्हीं के जो लड़का होता है माधवी से, ठीक है। कोवलन से माधवी के बीच क्या होता है, एक लड़का, ठीक है। और वो लड़का का नाम होता है उदय कुमारन। राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मैकले। जो मणि मैकले है, यहां पर ये मणि मैकले जो होती है, ये बेटी होती है माधवी और कोवलन के, ठीक ना। कोवलन और माधवी से क्या होती है, लड़की, जिसका नाम होता है मणि मैकले। और इसके साथ एक राजकुमार था उदय कुमार, इसके साथ भी प्रेम प्रसंग होता है। और एक बुक लिखता है शीतल सतनार ने, कौन सा, मणि मैकले। तो मणि मैकले कौन थी, तो माधवी और कोवलन की एक बेटी थी, और ये उदय कुमार से प्रेम करती थी। और इसी पर एक बुक लिखा गया है, कौन, मणि मैकले, जिसे एक लव स्टोरी था अग्निमित्र और इसके बीच, मालवी के बीच। तो मालवी का अग्निमित्र, बिल्कुल इसी तरह मणि मैकले और उदय कुमार के बीच जो प्रेम प्रसंग होता है उसको बोलते हैं मणि मैकले। क्या बोलते हैं, मणि मैकले। और किसने लिखा है, तो शीत लय सतनार। शीत ले सतनार, याद रखिएगा। शीत लय सतनार ने क्या लिखा था, मणि मैकले क्या थी, माधवी और कोवलन की बेटी थी। और ये जो प्रेम प्रसंग करती है, किससे प्रेम प्रसंग करती है, उदय कुमार से। और उसी की चर्चा किसमें की गई है, मणि मैकले में, ठीक ना। एक और देखिए, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दी जाती है। जीवक चिंतामणि, इसकी रचना किसने किया है, तिरुतक देवर ने। किसने, जीवक चिंतामणि की रचना। तोल्कापियम एक तमिल ब्राह्मण है। अभी तोल्कापियम बताइए, यहाँ
और तोल्कापियर ने जो लिखा है, तो तोल्कापियम क्या है? एक तमिल ब्राह्मण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं हैं, जैसे नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गई थी, जिसमें तिरुउलार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसका प्रसिद्ध कमन की इमावत है। चलिए, रामकथा के अनेक, जिसे जो रामायण है उसमें राम जी की जो कथा है उसमें तमिल में बहुत सारे संस्करण हैं, तमिल में बहुत सारा लिखा गया है, जिसका प्रसिद्ध जो है कंबन की इरामवतारम। कंबन जो लिखा है बुक, कौन? इरामवतारम। किसने लिखा है? कंबन। और ये तमिल संस्करण है किसका? रामकथा का। अच्छा ना समझ में? चलो इसको पहले मिटाओ तो अच्छी तरीके से बताया जाएगा। कम पढ़ना है लेकिन दिमाग में जाना चाहिए आज, नहीं तो 2-3 बार पढ़ लेते रहोगे। रुको, बंद करो इसको, पहले बंद करो। संगम साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं। संगम साहित्य जो है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास इससे मिलता है। और दक्षिण भारत बताइए, अभी ये हमारा अगर मैप हो गया तो ये इधर हो जाता है केरला के जैसा, केरल इधर हो जाता है हमारा तमिलनाडु। तो केरल में कौन सा वंश एक्टिव था? केरल में हमारा चेर था, और चेर का हो जाता था तीर सिंबल। और ये हमारा अगर बताए तमिलनाडु के ऊपरी वाला क्षेत्र जो था चोल इसमें एक्टिव थे, और बाघ इसका हो जाता है सिंबल। और ये कौन था? पांडव। तो पांडव में क्या हो जाता? मछली पंडित जी। तो याद हो गया ना, ये सिंबल याद हो गया। अब ये तीनों वंश के बारे में हम लोग संगम काल में पढ़ने वाले हैं। तो संगम साहित्य जो होता है इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। संगम साहित्य को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा? पुथुपाती, इथुथोके, पदिनन किलंकु। बताया गया है कि पुथुपाती में 10 गो काव्य संग्रह किया गया है, ठीक ना? 10 गो संग्रह। इथुथके में 8 गो। इथु मतलब 8, ठीक है? इथु मतलब 8, पुथु मतलब 10। तो 10 गो बुक एकरा में 10 गो बुक, एकरा में 8 गो बुक, ऐसे किया गया है, ठीक ना? और ये पदिनन किलंकु ये है। अगर बात की जाए हम संगम कितना हुआ था, तो संगम 3 गो हुआ था। कितना हुआ था संगम? 3 गो। याद रखिएगा, कितना संगम? 3 गो। पहला हुआ था 4440 साल पहले। ये साल पहले लिखा गया, 4040 साल पहले हुआ था। अगर इसके अध्यक्ष की बात, ये हुआ कहाँ पर था? तो याद रखिएगा मदुरा में हुआ था, जो मदुरा भी बोलते हैं। तो कहाँ पर हुआ था? मदुरा में। और इसके हेड या अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त्य ऋषि ने। किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने। सेकंड की बात किया तो 3700 साल पहले, 3700 साल पहले इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त्य ऋषि। और इनके शिष्य कौन? तोल्कापियर। बोलो, तोल्कापियर। तो अगस्त्य ऋषि की दूसरे संगम में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद अध्यक्ष कौन थे? तोल्कापियर। तो 2 गो अध्यक्ष हो जाएंगे दूसरका में। याद रखिएगा, दूसरका में कौन गो अध्यक्ष? 2 गो अध्यक्ष, तोल्कापियर और अगस्त्य ऋषि। यहीं पर लिखा जाता है तोल्कापियम। क्या लिखा जाता है? तोल्कापियम। तो तमिल की व्याकरण कौन है पूछेगा? तमिल की व्याकरण कौन है? तो याद रखिएगा तोल्कापियम। ये लिख दिए हैं तोल्कापियर, ठीक ना? इसमें र हटा के म लगा देना है। तो तोल्कापियम की रचना किसने किया है? तो तोल्कापियर। तोल्कापियम की रचना किसने किया है? तोल्कापियर। ये दूसरे जो संगम हो रहा था उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे। और तोल्कापियम क्या है? तो तमिल व्याकरण। संस्कृत व्याकरण होता है ना, उसी तरह तमिल व्याकरण है तोल्कापियम। और बोला जाता है किस काल में लिखा गया था? किस संगम में लिखा गया था? दूसरका। किस संगम में? दूसरका संगम में लिखा गया था। और ये लास्ट जो होता है हमारा 1850 साल पहले होता है। और ये भी पहल का मदुरा, दूसर का भी मदुरा, दूसर का जो है कपाटपुरम होता है। दूसरा कहाँ पर होता है? कपाटपुरम। और पहल का और लास्ट जो होता है मदुरा में। पहल का और लास्ट मदुरा में। और नकी कार ये करते हैं कौन? तीसरका के अध्यक्ष होते हैं हमारे नकी कार, ठीक ना? इसमें बताया जाता है कि ये जो हमारा 2 गो हुआ था ये अभी समुद्र में विलीन हो गया है, ठीक ना? ये 2 गो जो संगम काल हुआ था समुद्र में क्या हो गया है? खत्म हो गया है। ये तीसरका जो है लिखा है, तीसरका जो हुआ है सम्मेलन, उसमें जितने भी बुक आया था, कविताएं हुई थी, जितनी भी रचना हुई थी, उसके बारे से ही हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता करते हैं। ये सभी कवि सम्मेलन बताया ना, अभी
सभी कवि जो थे, लिखने वाले थे, सुनने वाले थे, सभी एक जगह इकट्ठा होते थे और अपनी सुनाते थे, जो रचना करते थे। तो 1850 वाला जो है एक्टिव है और इसी के द्वारा आप लोग दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता करते हैं। अब एक बताया गया था शिल्पाधिकारम। क्या बताया गया था? शिल्पाधिकारम, जिसको बोलते हैं पायलों की गीत। बताइए ना अभी, जो क्या बोलते हैं हम लोग? पायलों की गीत। पायलों की गीत क्यों कहते हैं इसको? पायलों की गीत क्यों कहते हैं इसको? पायलों की गीत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पायलों की चर्चा है ज्यादा है। रहेगा हाँ, अभी कहानी का सुनिए। रहेगा कोलन वाला। कोलन जो होता है एक व्यापारी होता है। कहाँ का व्यापारी होता है? कहाँ का व्यापारी होता है? चोल का ये व्यापारी होता है। कौन? कोलन। और जो इसकी पत्नी होती है, ये इसकी वाइफ होती है। कौन? कणगी इसकी वाइफ होती है। और ये हमारी डांसर होती है। कौन? माधवी। डांसर माधवी, ये व्यापारी और इसकी पत्नी कणगी। अब ये शादी करने के बाद भी क्या करता था? डांस देखने जाता था माधवी के पास। ठीक है। अब फिर प्यार होता है इन लोगों के साथ और सब पैसा लेके छोड़ देती है और फिर कणगी के पास आता है। कहानी हुआ था। और कणगी जो होती है इसको पायल देती है बाद में व्यापार करने के लिए और इसी से राजा पकड़ लेता है क्योंकि इसकी रानी की पायल भी बुलाया था, इसी तरह दिख रहा था। अब क्या होता है? हाँ, कोलन को फांसी दे दिया जाता है। यहाँ पर जाके कणगी श्राप दे देती है। अब देखिए यहाँ पर माधवी और कोलन के बीच जो प्रेम हुआ था उसमें एक लड़की भी हुई थी जिसका नाम था मॉडी मैकेले। क्या नाम था उसका? मॉडी मैकेले। मॉडी मैकेले। और इस ये जो होती है ये भी प्रेम पसंद करती है कि बाबू हमारे प्यार के लिए रान हमू करम। ठीक है। तो ये किससे करती है? उदय कुमार से। और इस किस बुक में चर्चा मिलता है इसको? तो मॉडी मैकेले बुक में ही। मॉडी मैकेले बुक में ही। और मॉडी मैकेले बुक बोला जाएगा कि किसने लिखा है? तो सीत लय सतनार। सीत लय सतनार। सीत लय सतनार ने लिखा है मॉडी मैकेले, जिसमें चर्चा है माधवी और कोलन के बीच प्रेम प्रसंग के बाद जो लड़की उत्पन्न हुई है मॉडी मैकेले और उदय कुमार के बीच जो प्रेम प्रसंग हुआ है वह बुक है मॉडी मैकेले। ये बुक भी है। मॉडी मैकेले हमारा क्या है? लड़की का नाम। और ये बुक भी है। जैसे मालविका अग्निमित्र पढ़ रहा हूँ कालिदास। ठीक है, कोई दिक्कत? जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो होता है ये लिखते हैं कौन? तिरुतक देवर। कौन लिखते हैं? तिरुतक देवर। क्वेश्चन पूछेगा शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? ये पायलों के गीत इलांगो ना बता रहे। इलांगो। इलांगो ने लिखा था शिल्पाधिकारम। इलांगो ने लिखा था शिल्पाधिकारम। बोलेगा जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर। और ये बताया जाता है चोल राजवंश का प्रथम शासक था और फिर क्या हो गया? जैन धर्म अपना लिया बाद में। फिर बताया जाता है कि कंबन, ये राम कथा, जिसे राम जी की बहुत सारी कथाएं हैं। तो राम कथा जो है कंबन काफी ज्यादा प्रसिद्ध है तमिल में। तमिलनाडु में क्या प्रसिद्ध है? कंबन। राम कथा जिसको क्या बोलता है? कंबन ने लिखा है। सॉरी, ये इसका नाम है इराम अवतारम। देखो राम अवतारम। राम अवतार रख लो तो ई लगा दो बस शुरू में। ई राम अवतारम किसने लिखा है? कंबन। कंबंध देख लो रामायण में। कबंध नाम सुने हो ना? तो वहीं से कनेक्ट करना है कंबन। कंबन। कंबन किसने लिखा है? कंबन को क्या लिखा है? कंबन ने क्या लिखा है? राम अवतारम। कंबन ने क्या लिखा है? राम अवतारम। किससे संबंधित है? तो भगवान राम की कहानियों से। कोई दिक्कत? कंबन ने लिखा है इराम अवतारम। इलांगो ने लिखा है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम। जीवक चिंतामणि किसने लिखा है? तिरुतक देवर। तिरुतक देवर। तोल्काप्पियम किसने लिखा है? तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियम किसने लिखा है? तोल्काप्पियर। और ये तोल्काप्पियम क्या है? तो तमिल व्याकरण। नाम थोड़ा अजीब अजीब है, इसलिए बार बार आप लोग रिवीजन कीजिए। इतना सारी चीजें समझ में आ गया? चलिए, तो बहुत कम पढ़िए लेकिन पूरा तरीके से दिमाग में जाना चाहिए। और इस वीडियो को फिर से एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और पाना पलट लीजिएगा। बस ये इतना दूर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बस अपने